बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 642 फ्लूइड मैकेनिक्स के फ़ाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ का आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि 4 से 5 दिन में ये मैं फ़ाइनल टर्म का कोर्स ख़त्म कर दूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स इसे बेनिफिट हासिल कर सकें। और इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर देख लेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि एज़ मच एज़ आपको इजी वे से ये मैं करवाऊँ ताकि आपको समझ भी आए और याद भी रहे। आज हम 76 से 80 तक लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हम बर्नौली इक्वेशंस की एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन देखेंगे? एरोप्लेन यानी जो प्लेन होता है फ्लाई करता है उसमें हम देखेंगे, वेंचुरी ट्यूब में बर्नौली इक्वेशंस की एप्लीकेशन देखेंगे और क्रिकेट बॉल में बर्नौली इक्वेशंस की एप्लीकेशन देखेंगे। चलें, ये आगे बढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है और ये किस पे वर्क करता है। इसका कह लें कि वर्क ये कैसे करता है उस पर हम देखेंगे। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी ज़ीरो आ जाए, यानी विस्कोसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर हो, वो फ्लूइड आपका आइडियल फ्लूइड कहलाता है। और अभी तक ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो कि आइडियल हो। ठीक है, अगर विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाए तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये वर्क किस फार्मूले पे करता है? ये वर्क करता है, अगर आइडियल फ्लूइड हो तो प्रेशर बढ़ाने से स्पीड कम हो जाती है या स्पीड कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्पीड और प्रेशर एक दूसरे के, किसमें? आइडियल फ्लूइड के केस में। ठीक है जी, इसके लिए हम ये पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। ऑब्वियसली जब एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, प्रेशर हाई होगा। तो अभी हम पढ़ के आए, अगर प्रेशर हाई है तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लो स्पीड हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसी तरह इसमें देखें, एरिया आपका कम है, स्मॉल है। स्मॉल एरिया होने से प्रेशर भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। प्रेशर लो होगा तो स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह A1 में भी यही केस रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे जिस्म में आपको पता है आर्टरीज़ होती हैं, वीन्स होती हैं, उनमें ब्लड जो है वो फ़्लो करता है। उनमें ब्लड फ़्लो करता है तो सम टाइम जब वक्त के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, आर्टरी सिकुड़ जाती हैं, तो उनका एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो स्पीड खून की या स्पीड फ्लो जो है ब्लड का वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देखें, ये एक लंबा एरो दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, फ्लो ज़्यादा है खून का। तो इसी फिनोमेना को हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से याद करते हैं। ठीक है, यही जो फिनोमेना होता है वही आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्यों हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है? कि नालियों में चिकनाई जम जाती है या उम्र के साथ साथ नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, तो ये एरिया कम होने से प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ये स्पीड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसी को हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड वेस्कुलर फ्लटर का नाम देते हैं। ठीक है जी, इस तरह नीचे एक पिक्चर है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें या पिक्चर में हम दिखा रहे हैं वो इसी फार्मूले को, कि वो किस रूल पे काम करता है, ये जो आइडियल फ्लो है उसको हम बयान करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसमें भी देखिएगा, यहाँ पर A1 एरिया है, A2 एरिया है। यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? चूँकि एरिया ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इस तरह यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, यहाँ पर एरिया कम है, प्रेशर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यही यहाँ पर आपको बताने का मकसद था। अच्छा, ये कुछ डायमेंशंस हैं, इनको यहाँ पर मैं अभी साबित नहीं करता क्योंकि ये आगे एक लेक्चर में सारा का सारा बताया गया, तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 77 है। 77 में हम विंग्स और जो एरोप्लेन के एयरफॉइल्स होते हैं, यानी जो एरोप्लेन के पर होते हैं, उनके ऊपर बर्नौली इक्वेशंस कैसे अमल करता है वो हम देखेंगे। तो दो चीज़ें आपने पीछे आइडियल फ्लूइड में देखी कि जो रिलेशन है किस किस का है, स्पीड का और प्रेशर का। इन्हीं को देख के आपने पूरी की पूरी बर्नौली इक्वेशंस की एप्लीकेशन करनी है।
याद रखनी है, ठीक है, इन्हीं दो चीज़ों को देख के। तो ये दो चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, पर की शेप नज़र आ रही है विंग की। तो इस विंग की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। ये आपको नज़र आ रही है कि इसकी जो शेप है कर्व है। तो कर्व शेप में सपोज़ यहाँ पर हवा ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, लेफ़्ट साइड से। तो जब यहाँ पे टकराती है स्ट्रीम लाइन इसकी यहाँ पर आती है, तो ये तो आपको पता है ये अपोजिट थ्रस्ट होगा। एनी ऊपर देखें तो ऊपर यहाँ पर जब हवा कर्व करेगी तो कर्व करने के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। स्पीड बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो प्रेशर कम होने के साथ ही जब हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर भी हवा चल रही है, इस डायरेक्शन में हवा आ रही है, लेकिन यहाँ की कर्व नहीं है, तो कर्व ना होने की वजह से इसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी टॉप साइड से। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चूँकि स्पीड कम हो रही है तो प्रेशर क्या होगा, स्पीड कम हो रही है, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर के फ़र्क की वजह से पर जो है ऊपर नीचे आएगा। जहाँ पर प्रेशर कम है पर ऊपर चले जाएंगे, नीचे वाला प्रेशर इसको ऊपर धकेल देगा ना। तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी तरफ ये चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी बर्नौली इक्वेशन। पहले हम देख लेते हैं बर्नौली इक्वेशन को याद रखने का सबसे आसान तरीका कि आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, ये तो आपने अर्लियर क्लासेस छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, फार्मूले इनके क्या होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर आपको याद हो तो उसी को याद करके आपने ये बर्नौली इक्वेशन याद करनी है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, याद है ना सबको। तो ये वही चीज़ है जो हम बर्नौली इक्वेशन में यूज़ करते हैं, बस थोड़ी सी पैरामीटर चेंज है थोड़े से। तो P प्लस ये देखिएगा हाफ m की जगह बस रो आ गया, वी स्क्वायर वैसे आ गया, और यहाँ पर m की जगह रो आ गया, mgh प्लस P कर लेते हैं प्रेशर, ठीक है। बाकी सारा देखिए वही चीज़ है। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू C। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आपको इस तरह लिखें, ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन अब जो हमने पीछे पढ़ी थी बर्नौली इक्वेशंस की, उसमें प्रेशर और अगर आइडियल फ्लूइड हो तो प्रेशर सॉरी वेलोसिटी और जो क्या था प्रेशर, उनका हमने तलक देखना है। ओके, अब यहाँ पर ये देखिएगा ये एयरफॉइल दिया हुआ है। बेसिकली जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन के पर जो है ना वो इसी शेप के होते हैं। उसको अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लें, कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लें अगर जहाज़ का पर का, तो वो कुछ इस शेप के बने होते हैं, ठीक है। तो उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम एयरफॉइल का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप देखिएगा सपोज़ यहाँ पर वो एयरप्लेन फ्लो कर रहा है, तो ये हवा आ रही है, तो इसमें आपने पहले भी देखा कि कर्व ज़्यादा होने की वजह से स्पीड बढ़ जाती है, मोर डिस्टेंस होगा तो मोर स्पीड होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली प्रेशर कम हो जाएगा, सेम रूल, ठीक है। इसी तरह इसमें भी नीचे जो है वो स्पीड कम होगी कंपैरेटिवली, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से जहाज़ जो है वो नीचे नहीं जाता, इसी की वजह से प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा है वो उसको ऊपर उठाए रखता है। इसमें और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन बर्नौली इक्वेशन का यूज़ यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। इसी तरह सेम रूल यही होगा विंग्स में। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे जहाज़ है वो लिफ्ट करता है। ये अगर रिवर्स कर लें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा एयरफॉइल को, ठीक है। चलें जी लेक्चर नंबर 78 की तरफ आते हैं। बर्नौली इक्वेशन, अगर तो आइडियल फ्लूइड है तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, सब जगह पे प्रेशर जो है वो सेम है, ठीक है। लेकिन अगर विस्कस फ्लूइड है, मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लूइड में विस्कोसिटी 0 हो जाए तो वो आइडियल होता है, लेकिन अगर विस्कोसिटी अगर हो तो उस सूरत में ये देखिएगा प्रेशर जो है वो ये कुछ इस तरह कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिएगा विस्कोसिटी है तो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगी, एनर्जी लास्ट होगी
हीटिंग फ्लूइड से इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, विस्कासिटी की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फाइनली यही आपने याद रखना है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि विस्कासिटी बढ़ने से टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे बर्नौली इक्वेशंस का यूज़ या एप्लीकेशन, या इसको हम टॉरिसली थ्योरम भी कहते हैं, इसकी डेरिवेशन कह सकते हैं हम इसको, वो हम करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जस्ट आपने इसको ध्यान से देखना है एक दफ़ा। अच्छा, ये आपके पास एक बीकर है। ठीक है, तो इसमें दो हाइट है, एक तो यहाँ पर ये होल है, यहाँ तक जो हाइट है उसको हमने y2 या h2 कह लें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है जहाँ पर पानी है इसको हमने h1 का नाम दिया है। h1 कह लें, y1 कह लें, एक ही बात है, मैंने h2 और h1 लिख दिया। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो y1 माइनस y2 है, या h1 माइनस h2 है। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पहले तो आप बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे। बर्नौली इक्वेशन आपने पीछे पढ़ी है, मैंने आपको लिखाई हुई है। P1, चूँकि यहाँ पर दो लोकेशन है, एक H1 में और एक H2 में। H1 के लिए हम अलग बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे, H2 के लिए अलग लिखेंगे। पहले तो ये आपने H1 के लिए लिखी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, H कर लें Y कर लें, एक ही बात है। रो 2 प्लस हाफ, यानी ये H2 के लिए है और ये H1 के लिए। अच्छा, H1 में देखिएगा जो वेलोसिटी है उसको हमने V1 का नाम दे दिया है। ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि यहाँ से जो एग्ज़िट करेगा ना बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल स्लो होगा, तो पानी बिल्कुल स्लोली नीचे आएगा। सो वेलोसिटी इसकी हम कंसिडर कर लेते हैं कि नेग्लिजिबल है या ज़ीरो है। ठीक है जी। तो अब बाकी जो चीज़ रह गई है वो हमने वेलोसिटी 2 मालूम करनी है। तो ये जो वेलोसिटी 2 निकालेंगे ना, ये बेसिकली ड्राइव की थी टॉरिसली ने। ठीक है, टॉरिसली ने की थी, तो उसी के नाम पे इसको हम टॉरिसली थ्योरम कहते हैं, इसकी वेलोसिटी जो हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस फार्मूले से हमने वेलोसिटी ही निकालनी है। तो अब देखिएगा जो प्रेशर है ना, ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पर भी चूँकि ये बाहर आ रहा है तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P1 से क्या हो जाएगा, P2 से सॉरी कट जाएगा, ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों कट गए। ठीक है जी। अब V1 मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये ज़ीरो है, तो ये सारी टर्म भी वैनिश हो जाएगी। तो बाकी जो बच जाती है वो ये वाली और ये दो टर्म बचती हैं, यानी ये वाली। ठीक है, तो इससे हम V2 की वैल्यू निकालेंगे। सो सिंपल। तो V2 की जो वैल्यू निकल आएगी वो अंडर रूट 2GH या स्क्वायर रूट 2GH आ जाएगी। तो यही टॉरिसली फार्मूला या टॉरिसली थ्योरम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, 79 की तरफ आते हैं जी। 79 में इससे पहले हमने विंग में जहाज़ का जो एयरफॉयल था उसमें बर्नौली इक्वेशंस की एप्लीकेशन देखी। 79 में हम बॉल जो है वो स्विंग करता है, उस पर भी बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये एक याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू आइडियल फ्लो। अगर तो विस्कासिटी ज़ीरो हो, विस्कासिटी यानी फ्लूइड आइडियल हो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी आपको जाहिर सी बात है, पता है कि विस्कासिटी तो होगी नहीं, तो यूनिफॉर्म अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ये बस चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, क्रिकेट बॉल की बात करते हैं कि ये स्विंग क्यों करता है, इसमें बर्नौली इक्वेशंस कैसे जो है एप्लीकेबल होती है वो हम देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सपोज कीजिएगा कि आपने बॉल थ्रो की है टूवर्ड्स लेफ़्ट, बॉल थ्रो की है टूवर्ड्स लेफ़्ट, और एयर चल रही है टूवर्ड्स राइट। ठीक है, ये एयर है, ये एयर है, और बॉल आपने लेफ़्ट आपने फेंकी है। अच्छा, बात यही जो पीछे आपने पढ़ी है, प्रेशर और वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वही यहाँ पर भी यूज़ होगा, कोई नई चीज़ नहीं होगी, लेकिन एक दो चीज़ अजाफी हम पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। तो जब आप बॉल को थ्रो करते हैं, तो बॉल को थ्रो करने
के बाद आपको पता है कि उसको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एयर चल रही है, ठीक है, ये एयर चल रही है नीचे भी और ऊपर भी, तो इसको ऊपर भी एयर मिल रही है, वो जो फोर्स होगी उसको हम ड्रैग फोर्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम प्रेशर और स्पीड का देखेंगे कि प्रेशर का डिफरेंस कैसे आता है। अब ये जब एयर चलती है ना, तो इसकी बाउंड्री के साथ साथ एयर जो है वो साथ साथ रहेगी, जो कि कर्व बनाएगी। ऐसे नज़र आ रहे हैं कर्व, ये कर्व बनाएगी। इन कर्व को हम एडीज कहते हैं, एडीज करंट कहते हैं, ठीक है, समझ आ गई। बाल तो हमने इस लेफ़्ट साइड में थ्रो की है, तो लेफ़्ट साइड से एयर आपको नज़र आ रही होगी, ये मैंने एरो बनाया हुआ है, तो ये एयर भी इसको साथ चल रही है और ये एडी करंट्स भी चल रही हैं, ठीक है। अब एडी करंट आप देखिएगा क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं, ठीक है, ये क्लॉकवाइज क्या हो रही है, मूव कर रही हैं। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये वाली टॉप में है, ये हम फर्ज कर लेते हैं कि बॉटम में है, ठीक है। अब ये कर्व है, ये कर्व बॉटम में है। अब जब कर्व बॉटम में है तो यहाँ पर ये कह लें कि यहाँ पर ये कर्व है ना, तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये लो प्रेशर रीजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या हो जाती है, कर्व में मैंने आपको बोला था ना, स्पीड क्या हो जाएगी, एयर की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो ये वाला एरिया आपका क्या आएगा, लो प्रेशर रीजन आएगा, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है वो आपका क्या आ जाता है, हाई प्रेशर रीजन आ जाता है, समझ आ गई। तो इस प्रेशर के फ़र्क की वजह से यही प्रेशर ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ ऊपर और नीचे भी फ़र्क आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ शो किया हुआ है। तो इसी प्रेशर की वजह से जो है बाल फिर क्या कर जाती है, कर्व में स्विंग कर जाती है, ठीक हो गया। तो जब यहाँ एडी करंट में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ आगे बताई गई कि बाल कर्व में फ्लाइट क्यों करता है, कि जब आप देखें सेम वही है कि जब ये कर्व में हवा गुजरती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, प्रेशर लो हो जाता है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बाल मूव करना शुरू हो जाती है। तो इसी इफ़ेक्ट को हम मैग्नस इफ़ेक्ट का नाम भी देते हैं, जब यानी ये प्रेशर के फ़र्क की वजह से जब ये बाल मूव करती है कर्व में, इसी इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, मैग्नस इफेक्ट का नाम देते हैं। तो ये देखिएगा, फ्लो स्पीड ऑफ एयर यानी एयर की स्पीड प्लस स्पीड बाल की जो है वो रिड्यूस प्रेशर, उससे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा। तो नीचे जो है, ये अब ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं, पहले मैंने यहाँ पर लेफ़्ट और राइट देखा था, अब ऊपर नीचे ही देखते हैं। तो फ्लो स्पीड ऑफ एयर माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज द प्रेशर, तो नीचे जो है प्रेशर इंक्रीज होता है, ऊपर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर वो बाल कर्व करती है, बेस बाल जो है, ठीक है जी। चलें जी, लेक्चर नंबर 80 में जो मैंने आपको बोला था कि डायमेंशन हम देखेंगे ये बर्नौली इक्वेशंस की, वो हम देख लेते हैं। तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, ये प्रेशर है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन तीनों टर्म की हम डायमेंशन निकालते हैं। तो प्रेशर को आपको पता है यूनिट पास्कल होता है, पास्कल को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, और इसको हम इस तरह लिखें न्यूटन मीटर इंटू एम क्यूब, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कट जाता है, वही चीज़ रह जाती है। लेकिन न्यूटन मीटर आपको पता है जोल के बराबर होता है, ये करने के लिए जोल बनाने के लिए, तो ये जोल क्यूबिक मीटर आ जाता है। इसी तरह सेकंड टर्म का निकालेंगे तो आपको पता है रो का किलोग्राम मीटर क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट होता है। तो ये वेलोसिटी का आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है, तो स्क्वायर में मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप शार्ट करेंगे तो ये भी जोल पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। इसी तरह तीसरे का भी जोल पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ईच टर्म हैज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी प्लस वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी जोल एनर्जी है और क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है, एनर्जी वॉल्यूम है हर एक टर्म का जो डायमेंशन है, ठीक है जी। अच्छा, हाफ रो वी स्क्वायर जो है वो बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड है, और रो जी एच जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है जी। और पी जो है वो प्रेशर है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, अब
ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, बर्नौली इक्वेशन की डायमेंशन निकालना, ये तो आपको आ सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे बर्नौली इक्वेशन का वेंचुरी ट्यूब में एप्लीकेशन क्या है। वेंचुरी ट्यूब की एप्लीकेशन में बढ़ने से पहले आपको बताता हूँ कि वेंचुरी 2 टाइप की हम देखेंगे। एक जिसमें प्रेशर का डिफरेंस होगा P1 माइनस P2, और एक में हाइट का डिफरेंस होगा, जैसे इसमें ये है, ये हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। हाइट की डिफरेंस और जो प्रेशर का डिफरेंस है, उन दोनों का फार्मूला सेम है। फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ तक तो ये सेम है, यानी A2 A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ओ ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है। यहाँ पर जो हम निकालेंगे ना, जो हमारे लेक्चर में वो प्रेशर से रिलेटेड है, वो हम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने फार्मूला आपको बता दिया है कि फार्मूला ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। तो चूंकि ये प्रेशर का फ़र्क के लिए निकालना है, तो यहाँ पर हम टर्म P1 माइनस P2 लगा देंगे, ठीक है। अगर H के हिसाब से निकालना हो तो यहाँ पर H लगा देंगे हाइट के हिसाब से। अब एक टर्म और अजाफी हम दोनों में लगाएंगे, चूँकि आपको पता है प्रेशर में रो का यूज़ होता है, तो इसमें नीचे रो लगा देंगे, ठीक है। और हाइट में ग्रेविटेशनल, आपको पता है यूज़ होती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स हाइट में, उसमें ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देंगे। बाकी सारा देखें फार्मूला सेम ही है, बस आपको बनाने का मैंने तरीका बता दिया। अब ये डेरिवेशन इसकी कैसे है, डेरिवेशन आपने सिंपली वही बर्नौली इक्वेशन लिख लेनी है। वो किसके अकॉर्डिंग, प्रेशर वाले के अकॉर्डिंग बर्नौली इक्वेशन हमने लिखी। चूँकि ये फ्लूइड हमने सपोज कर लिया कि आइडियल फ्लूइड है, तो बर्नौली इक्वेशन में हाइट जो हैं दोनों की हमने पढ़ा हुआ है कि आइडियल में बराबर होती हैं, तो ये आपस में कट गई। हाइट चूँकि बराबर हैं, ये तो कट गई। तो हाइट कटने के बाद ये चीज़ बच जाएगी, P1 माइनस P2, इसको हम MGH कह सकते हैं, इसकी जगह MGH लगा लेंगे। और ये भी हमने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2, तो यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। V2 की वैल्यू निकालने के बाद ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये V2 की वैल्यू यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन बन जाती है ना, फाइनली क्या इक्वेशन बनेगी, रो जी एच इज़ इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर रो जी एच इज़ इक्वल टू दिस, यहाँ पर V2 की वैल्यू पुट कर दी। V2 की वैल्यू पुट करने के बाद वही जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, तो ये चीज़ आपकी आ जाती है, ठीक है। फार्मूला फिर से देखिएगा, ये अब अगर आपको फार्मूला याद है ना, तो डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं, डेरिवेशन इजीली आप कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है जी, V1 इज इक्वल टू A2 A1 माइनस A2, ऊपर क्या कर देंगे P1 माइनस P2। तो प्रेशर में आपको पता है रो का यूज़ होगा, तो ऊपर नीचे साथ रो से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपली। ये करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये कोर्स में नहीं है, एनी आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। सो होपफुली आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।